हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम अपने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे देखेंगे। क्या होगा इसमें आगे। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना शुरू किया था। तो उसमें हमने बताया था कि जो हेलो एल्केन्स होता है बेसिकली वो 4 प्रकार की अभिक्रिया दिखाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं और रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रियाएं तथा रिएक्शन विथ मेटल धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और फिर आगे हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो भी 2 टाइप की होती हैं, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने अध्ययन किया था, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कौन कौन से वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक लिए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में समझेंगे, उसकी क्रियाविधि को समझेंगे, क्या कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। SN2 इसको क्यों बोला गया, यहाँ पर 2 क्यों लगाया गया? 2 का मतलब यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि बायोमोलिकुलर। ये अब क्या कैसे होगी? द्विअणुक होगी। कैसी होगी? द्विअणुक। और न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अर्थात उस पर जेन्युइनली नाभिक स्नेही वही होगा जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन। अब इसमें देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ, नाभिक स्नेही। इन शॉर्ट जनरली इसको हम NU से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। और ये फिर क्या करेगा, इसमें से ये NU जो होगा न्यूक्लियोफाइल, इस X को एल्किल हैलाइड में से रिप्लेस कर देगा। होगा इसको इस तरीके से, एल्किल हैलाइड को ये इस तरीके से रिप्लेस करेगा, कुछ इस प्रकार। तो बेसिकली हम इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, इसमें भी वही होगा जो न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिकुलर SN1 अभिक्रिया में हो रहा था, कि वहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, हैलोजन तत्व को डिस्प्लेस कर दे रहा था। और यहाँ पर भी क्या होगा कि हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड में से हैलोजन तत्व को जो है न्यूक्लियोफाइल को होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? ठीक। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसमें कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यहाँ पर कोई बेस ले लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य, क्लियर? और ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। इसका सांद्रता जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बात आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया गया था SN1 अभिक्रिया में, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था और डाइल्यूट लिया गया था, पतला लिया गया था, तनु लिया गया था। लेकिन SN2 में क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। और इसी इलेक्ट्रोलाइट के ही वजह से, मतलब कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। अब अगर इसका रेट हम कैलकुलेट करेंगे इस अभिक्रिया का, ये SN2 अभिक्रिया है, अगर इसका हम रेट कैलकुलेट करेंगे, अगर इसकी दर हम कैलकुलेट करेंगे, तब दर क्या हो जाएगी कि ये दर कांस्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर जो होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगा।
जो इस अपक्रिया की जो दर होगी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, साथ में जो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। और SN1 अपक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो हमारा पास न्यूक्लियोफाइल था वो दुर्बल था और तनु था, तो वहाँ पर जो SN1 अपक्रिया में अपक्रिया की जो दर थी वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही थी, नाभिक स्नेही पर नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये जो अपक्रिया है, अपक्रिया की जो दर है वो एल्किल हैलाइड के सांद्रता पर तो निर्भर कर ही रही है, साथ में जो नाभिक स्नेही होगा उसकी अपक्रिया, जो नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता पर भी ये अपक्रिया की दर निर्भर कर रही है। क्लियर। और अब यहाँ पर अगर इसके ऑर्डर की बात कर ली जाए, कोट की बात कर ली जाए, अपक्रिया कोट, अपक्रिया कोट मतलब ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर। रिएक्शन ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसके जो मैकेनिज्म होगी उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 स्टेप समझने की और टर्म समझने की कोशिश करते हैं। SN2 अपक्रिया में नाभिक स्नेही कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। इस रिएक्शन का जो कंप्लीट होने का वो है वो सिर्फ 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, और SN1 अपक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। और वहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा था वो कार्बोधनायन बन रहा था, और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होगा, आइए देखते हैं इसके क्रियाविधि में। जैसे हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है और इसको थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए, KOH से रिएक्शन करा दी जाए। और आपको पता है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा, CH3 और X का ये OH जुड़ जाएगा और प्लस KX इसमें बाहर हो जाएगा। देखिए ये अपक्रिया एक्चुअल में कैसे हुई होगी, इधर समझने की कोशिश करते हैं। जो ये KX है, सॉरी KOH है, ये ब्रेक हुआ होगा K प्लस एंड OH माइनस। अब आपको पता है ये OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच आयन है, और इसके पास ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से वर्क करेगा, और यही न्यूक्लियोफाइल होगा जो एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा और यहाँ से X को क्या करेगा, निकाल देगा, और CH3 के साथ ये जो OH होगा खुद बॉन्ड बना लेगा, और फिर वहाँ पर ये क्या होगा, ये जो X होगा K के साथ बाहर होकर KX बना लेगा, पोटेशियम हैलाइड बना लेगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर अब हम इसकी क्रियाविधि समझने की कोशिश करें, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास क्या हुआ, एल्किल हैलाइड है। अब इसमें का जो OH आएगा, KOH का जो OH होगा ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। अब ये इस पर अटैक करेगा, लेकिन एक बात यहाँ पे समझने की जरूरत है, ये यहाँ पर एक बात समझेंगे, ये जो OH होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये जो OH है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये इसका कंसंट्रेशन भी हाई है। यहाँ पर ये OH इतना ज़्यादा एक्टिव होगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि ये C और X मतलब मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के बॉन्ड टूटने का वेट भी नहीं करेगा, पहले ही अटैक कर देगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा कि ये देखो इधर से बॉन्ड टूटा नहीं, ये इसके पीछे से अटैक करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा कुछ इस प्रकार, और तब X और मेथिल ग्रुप के बीच बॉन्ड टूट रहा होगा। क्लियर। मतलब ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड जो होगा बन रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा।
क्लियर? मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि मेथिल और हैलोजन तत्व के बीच बॉन्ड टूटने का वेट भी नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, पीछे से जाकर अटैक कर देगा। इस प्रकार अटैक कर रहा होगा कि यहाँ पर OH और कार्बन के बीच, ये जो OH और मेथिल ग्रुप है इसके बीच बॉन्ड बन रहा होगा, और जो मेथिल है और X है, हैलोजन कोई एलिमेंट होगा, उसके बीच जो बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा होगा, और इस कंपाउंड को पार्टिकुलर यहाँ पर क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। कैसी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको संक्रमण स्थिति बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ना ये कंप्लीटली बॉन्ड बना है और ना ये कंप्लीटली बॉन्ड टूटा है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में, और इसकी खास बात क्या होगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल किस लिए, इसका पोटेंशियल जो होगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट का कंपाउंड होगा इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ये क्या होगा, फिर ये बॉन्ड पूरी तरीके से कंप्लीटली बन जाएगा। ये OH और CH3 के बीच बॉन्ड पूरी तरीके से कंप्लीटली बन जाएगा, और ये CH3 और X के बीच बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? और फिर बाद में जो KOH का जो K बचा होगा इसके साथ रिएक्टर के बाहर कर लेगा। अब देखिए हमारे पास कंपाउंड बन गया। क्लियर? बात समझ में आई होगी आपको। देख लीजिए ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में हो गई, एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर? और एक सबसे अहम बात यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो OH था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का OH था, इसने जो है X के टूटने का वेट नहीं किया। एसिनोन में क्या हो रहा था कि जब एल्किल हैलाइड में किसी एल्किल ग्रुप और हैलोजन तत्व के बीच जब बॉन्ड टूट जा रहा था, वहाँ पर जब बॉन्ड टूट जा रहा था तब जो होता था हमारे पास वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता था, अटैक करता था, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास इतनी ज़्यादा वो एक्टिविटी नहीं थी। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये क्या होगा, मतलब कोई एल्किल ग्रुप और हैलोजन के बीच बॉन्ड टूटने का वेट भी नहीं करेगा और पीछे से अटैक कर देगा। और वहाँ पर क्या हो रहा था SN1 अपक्रिया में कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, जब हैलोजन तत्व और एल्किल हैलाइड के बीच में जो था एल्किल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप का जब बॉन्ड टूट जा रहा था, तब वहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। तो अटैक वो फिर उसके पास अटैक करने के दो स्पेस बचते थे, वो ऊपर से करता चाहे नीचे से करता, मतलब जहाँ पे एल्किल हैलाइड था वहाँ से अटैक करता है, उसके पीछे वाले पार्ट से अटैक करता, तो वहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, OH जो होगा SN2 अपक्रिया में सिर्फ कहाँ पर, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि इधर से तो बॉन्ड खाली नहीं है, इधर से बॉन्ड क्या है, खाली ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीछे से अटैक करेगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्जन हमेशा बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट जहाँ से किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा हो उसके जस्ट अपोजिट साइड से अगर आकर जुड़ रहा हो, जिधर से किसी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहा हो उसके जस्ट अपोजिट आके अगर जुड़ रहा हो, तो वो जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। लेकिन कब, ये भी आपको याद रखना है कि जब कार्बन की चारों वैलेंसी जो है किसी अदर तत्वों से जुड़ी हुई हो, मतलब किरलिटी पाई जा रही है। यहाँ पर जैसे देखा जाए इस कंपाउंड में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के जो 3 बॉन्ड, जैसे कार्बन कभी कोई ऐसा बन रहा हो कि एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, एक तरफ ड्यूटेरियम लगा हुआ हो, एक तरफ कोई और तत्व लगा हुआ हो जैसे CH3 मान लो, और एक तरफ X लगा हुआ हो, और फिर उसके बाद जो है ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, तब इसमें क्या होगा, जब इसके बाद ये कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्जन कैटेगरी का होगा। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि SN2 अपक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से करेगा। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात याद रखना है, इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा वो ट्रांजिशन कंपाउंड होगा। वहाँ पर क्या हो रहा था कि कार्बोधनायन बन रहा था, SN1 अपक्रिया में क्या बन रहा था, कार्बोधनायन बन रहा था। क्लियर? उम्मीद है आपको SN1 अपक्रिया के बारे में और SN2 अपक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा।
और ये जो अपक्रिया होगी प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर होगी, तो आप वो सॉल्वेंट कौन कौन से ले सकते हैं? एसीटोन सॉल्वेंट ले सकते हैं, और एसीटोन ले सकते हैं DMSO डाई मिथिल सल्फो ऑक्साइड और DMF डाई मिथिल फॉर्म्यूल। ये आपके पास सॉल्वेंट होने चाहिए। क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ पे आ रही होगी। ठीक, अब इस रिएक्शन की कुछ अदर देखते हैं, रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर कंपाउंड क्या हो रहा था? पीछे से अटैक कर रहा था। कहाँ से अटैक कर रहा था? पीछे से अटैक कर रहा था। अब आप समझो कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता, जैसे एग्जांपल में हम आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, और ये जैसे हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है। अब अगर इन चारों में से अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा, तो देखिए आप सबसे आसानी से अटैक कहाँ से कर पाएगा? आपको पता है कि SN2 अपक्रिया में न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो पीछे से अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इधर होगा, उसको इधर पीछे से अटैक करने में यहाँ पर सबसे आसानी कहाँ पर होगी? इसमें होगी, क्योंकि यहाँ पर क्राउड कम है, वो बहुत इजीली अटैक कर पाएगा पीछे से। और यहाँ पर इसके तुलना में थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर उसको आसान, क्योंकि यहाँ पर इधर एक कार्बन ऑलरेडी अलग से लगा हुआ है, और यहाँ पर तो और ही कम होगा क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, और यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा भीड़ है। बात आप समझ पा रहे हो? तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा, क्योंकि यहाँ से पीछे से वो अटैक करेगा, तो सबसे आसानी किसमें होगी? इसमें होगी। और जिसमें वो जितनी आसानी से अटैक कर पाएगा उस रिएक्शन की रेट उतनी ही तो ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसमें जो रिएक्शन की रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस पर। क्लियर? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? क्राउड। एक तरीके से अगर यहाँ पर क्राउड ज़्यादा हुआ, यहाँ पर क्राउड जहाँ पर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा, और जहाँ पर क्राउड जितना कम होगा SN2 अपक्रिया में उसकी दर उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो रेट होगा, रेट ऑर्डर ऑफ रेट देखा जाए तो जो मेथिल ग्रुप होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और प्राइमरी कम, सेकेंडरी कम, और टर्सरी तो सबसे कम। क्लियर? टर्सरी जो होगा वो सबसे कम। तो यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड की चॉइस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड की चॉइस के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी या मेथिल। लेकिन बहुत रेयर केस में आप सेकेंडरी ले सकते हैं, और यहाँ पर टर्सरी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और SN1 में क्या हो रहा था? ठीक इसका उल्टा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन बन रहा था। तो कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो जितना स्टेबल होगा, और कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता था, तो वहाँ पर ऑर्डर इसका ये चलता था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता, मतलब रेट उसकी ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर 3 डिग्री और सेकेंड डिग्री ले सकते थे, फर्स्ट डिग्री का नहीं। और यहाँ पर क्या है? फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री का ले सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री का बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक चीज यहां पर देखें कि मेथिल ग्रुप और हैलोजन के बीच यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड जितनी इजीली ब्रेक हो जाएगा इस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या हुआ समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर हमारे पास कोई RI बॉन्ड हुआ, RBr बॉन्ड हुआ, और RCl बॉन्ड हुआ। क्लियर? तो इसमें से आपको पता है कि सबसे इजीली बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक होगा? इसमें। भाई इसका बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इसका बॉन्ड उतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, और इसका बॉन्ड तो और इजीली नहीं ब्रेक होगा। तो अगर इनके रेट की बात की जाए तो ये होगा, सबसे ज़्यादा रेट इसकी होगी। अगर रेट देखा जाए तो RI की सबसे ज़्यादा होगी, RBr की कम, और RCl की ज़्यादा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेट होगी वो डिपेंड कर रहा होगा कि इजीली ग्रुप कौन लीव कर रहा है, इजीली
जो हैलोजन तत्व ग्रुप जितना इजीली छोड़ देगा उसकी रिएक्शन उतनी ही और रेट जो होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। ये बताया गया है जितने भी ऑप्शन है इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, और इसमें ये बताया गया है इन्वर्जन के बारे में बताया गया है, इन्वर्जन रिटेंशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? देखो अभी हमने आपको बताया था कि SN1 जैसे अपक्रिया हुई, SN1 अपक्रिया हुई, वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक कब करता है, इसको समझने के लिए हम फिर से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर SN1 रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन होती है तो जब एल्किल हैलाइड होता है, जैसे हमारे पास ठीक SN1 अपक्रिया में एल्किल हैलाइड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब इसके बीच ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा, ये निकल चुका होगा, तब यहाँ पर जो होगा यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो चाहे तो डायरेक्टली सामने से अटैक कर ले यहाँ से, और वो चाहे तो पीछे से अटैक कर ले। क्लियर? अगर सामने से अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे, जहां से हैलोजन गया वहीं से अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, और जिधर से हैलोजन जा रहा है उसके अपोजिट से जा रहा है अगर अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्लियर? उम्मीद है आपके पास समझ में। देखिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करता था, जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता था, R+ और X- जब बन जाता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस बचती थी, वो चाहे सामने से फ्रंट से अटैक कर दे, जहां से एल्किल हैलाइड एलिमेंट जुड़ा हुआ था, जहां पर हैलाइड तत्व जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल चाहे वहीं पर अटैक कर दे और चाहे उसके अपोजिट से कर दे। अब जहां पर एल्किल है हैलाइड एलिमेंट एल्किल में जुड़ा हुआ था, वहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है तो क्या बोलेंगे इन्वर्जन। बट SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कब करेगा, जैसे एल्किल हैलाइड हुआ और फिर ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये अटैक कब कर रहा था, जब ये बॉन्ड टूट रहा था तब नहीं, बॉन्ड टूट भी नहीं पा रहा था अटैक कर दे रहा था। मतलब यहां पर इसके जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होगा, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल था वो वीक था, डाइल्यूट था, और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रांग होगा। भाई जो ताकतवर होता है वो आदमी इंतजार क्यों करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो ये क्या करेगा, सीधे पीछे से अटैक कर देगा। क्लियर? ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा एल्किल हैलाइड पर पीछे से अटैक कर देगा। अब आपको पता है क्योंकि इधर से तो अभी इसकी X खाली ही नहीं हुआ था, X और एल्किल हैलाइड और एल्किल के बीच बॉन्ड तो टूटा ही नहीं था, और पीछे से जाके इसने अटैक कर दिया, तो आपको पता है इसने पीछे से जाके अटैक किया है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा हमेशा इन्वर्जन बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। क्लियर? इन्वर्जन किस में होगा, SN2 में, और SN1 में क्या हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इन्वर्जन ओनली, इसमें रिटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। अब ये बताया गया है SN2 में क्या हो जाएगा, वर्ल्डाल इन्वर्जन, SN1 में क्या होगा, इन्वर्जन, और ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं SN1 में ओनली इन्वर्जन। देखिए SN1 में ओनली इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, उसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, तो ओनली दोनों जगह लग गया SN1 में, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे। क्लियर? ओनली ना लगा होता तब तो इनकी पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। क्लियर? अब क्या बताया गया है, SN2 वाल्डोल इन्वर्जन और SN1 वाल्डाइन इन्वर्जन। अब देखो ये वाल्डाइन इन्वर्जन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास कोई ये हुआ, क्लियर, और
ये हो गया। अब देखा जाए ये इसमें क्या है, ये इतना न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है हमारे पास, कोई एल्किल ग्रुप हो गया, और ये क्या होगा, कोई हमारे पास लिविंग ग्रुप है, और ये प्रॉपर पूरा क्या हो जाएगा, कोई एल्किल हैलाइड है। जहां पर इस प्रॉपर रिएक्शन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब देखो ये क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जा रहा है, और ये जो एल्किल है मतलब हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जो हैलाइड है वो वैसे ही सीधा निकला हुआ जा रहा है। तो इसको जो बोलते हैं, इस प्रकार का जो इन्वर्जन होता है ऑर्डाइल इन्वर्जन कहलाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से ये क्या कहलाएगा, ऑर्डाइल इन्वर्जन कहलाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस प्रकार का ये अम्ब्रेला इन्वर्जन दिखाया गया, उन्होंने दिखाया था आपने। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अब हमारे पास कौन सा बचा है, ऑर्डाइल इन्वर्जन सिर्फ SN1 SN2 में होता है। क्लियर? और SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। SN1 में खाली ना इन्वर्जन हो सकता है और ना खाली रिटेंशन हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है जिसमें किरेलिटी आ रही हो, कोई किरेल कार्बन है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया में इन्वर्जन होता है, लेकिन कैसा होता है, वार्डेन इन्वर्जन होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बताया गया है अगला क्वेश्चन, Which of the following nucleophiles is going to promote on SN2 reactions? ये बताया जा रहा है कि कौन सा जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो SN2 रिएक्शन को प्रमोट करेगा। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो इसमें से है वो SN2 अभिक्रिया दिखाएगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या बताया गया था कि कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और हाईली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। देखिए वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और NH4Cl ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयोडाइड होगा। क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। क्लियर? अगर यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन इस प्रकार से होते NaI, NaBr, NaCl, तो उसमें भी कौन सा होता, फिर NaCl होता, क्योंकि वो ज़्यादा आयोनाइज। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग अपनी अगली रिएक्शन की तरफ देखते हैं। क्या बताया गया है, द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN2। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि SN2 अभिक्रिया में इन चारों में से आप यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट लेना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो। अब रिएक्टिविटी के बारे में SN2 के बारे में हमने ये बताया था, उसमें हिंड्रेंस इफेक्ट जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। और वहाँ पे ऑर्डर हमने बताया था, मेथिल जो होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो यहाँ पर देखा जाए, अब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं है। क्लियर? अब देखो ऑप्शन आपके पास ए बच रहा है और ऑप्शन आपके पास डी बच रहा है। ए भी मेथिल ग्रुप का है और डी भी मेथिल ग्रुप का है, लेकिन फिर दूसरा वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि जो जितना इजीली लिविंग ग्रुप हो, और आपको पता है फ्लोरीन इजीली लिविंग ग्रुप में नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि SN2 रिएक्शन के अराउंड में इसमें से कौन सा आप रिएक्टेंट लेना चाहेंगे जो हाईली रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, मोस्ट रिएक्टिव हो, तो कौन सा हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर? आपके पास देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन ये दिया गया CH3CH2Br प्लस NaOH, और इसका जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K1 है, और आपके पास ये प्रोडक्ट इस प्रकार कुछ बन गया, एथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर? फिर अगला आपके पास कंपाउंड कुछ इस प्रकार का दिया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दी, इसकी रिएक्टिविटी K2 हो गई और इसका प्रोडक्ट इस प्रकार बन गया। अब आपसे पूछ रहा है K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट, जो दोनों पर रिएक्शन दी गई हैं K1 और K2 उनके क्या हैं, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक है। अब आपको इनको चार ऑप्शनों में से बताना है, K1 इक्वल टू K2, K1 ग्रेटर देन K2, K1 लेस देन K2 और K1 मच लेस देन K2।
चार ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को बताना है। क्लियर। अब आप देखो, अगर गौर से देखा जाए यहाँ पर दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इतना मतलब समझ पा रहे हैं दोनों रिएक्शन कैसी होंगी, SN2 होंगी। क्लियर। अब SN2 में फिर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये प्राइमरी कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है हमारे पास जो है, अगर एल्किल हैलाइड के बारे में बात किया जाए तो ये कैसा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कंपेयर टू इसके। यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो होगा ट्रैफिक ज़्यादा होगा। ब्रोमीन के रिगार्डिंग बात की जाए तो ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन ब्रोमीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये प्राइमरी ही कंपाउंड है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें इफेक्ट की बात की जाए, यहाँ पर हिंड्रेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका OH होगा उसको अटैक करने के लिए पीछे से अटैक करेगा वो, और पीछे से जब अटैक करेगा तो उसको ज़्यादा क्राउड फील होगा। देख लीजिए यहाँ पर CS बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, यहाँ पर जो क्राउड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब एक बात तो तय है, ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी और ये देर में कंप्लीट होगी, मतलब इसका K1 का जो रेट होगा वो हमेशा K2 से ज़्यादा होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? क्योंकि यहाँ पर जो OH होगा उसको अटैक करने के लिए पीछे से आना पड़ेगा, और वहाँ पर ज़्यादा क्राउड है और वहाँ पर कम क्राउड है, इसीलिए उस पर वो अटैक इजीली कर पाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K1 ग्रेटर देन K2, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, नीचे वाली रिएक्शन देर में होगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है आपके पास, ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया है सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंट में आपका प्रोडक्ट A बन रहा है। जो प्रोडक्ट A होगा ये चार ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है? देखिए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव उसका ये है कि आपको इन्वर्जन रिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और आपको पता है ये पहली बात रिएक्शन कैसी होगी, एसीटोन के प्रेजेंट में सोडियम आयोडाइड लिया गया तो ये रिएक्शन SN2 हो जाएगी। क्लियर, और SN2 रिएक्शन है तो आपको इतना पता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और कैसा, वाल्डेन इन्वर्जन होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसका इन्वर्जन बनेगा, इस वाले प्रोडक्ट का इन्वर्जन बनना है। अब आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। आपके पास देखो ब्रोमीन है और क्लोरीन है, इसमें से दो आपके पास एल्किल हैलाइड है, और आप खुद समझिए कि ब्रोमीन जो है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जल्दी बॉन्ड इसको रिलीज करेगा, इस कंपाउंड को इजीली लीव कर जाएगा। कौन सा, क्लोरीन के जगह ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है यहाँ से भाई इजीली लिविंग ग्रुप है, आयोडीन सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन सबसे ज़्यादा। इसका मतलब वो ऑप्शन तो कतई नहीं होगा जिसमें ब्रोमीन लगा हो, क्योंकि ब्रोमीन इसमें से निकलेगा। क्लियर, तो एक ऑप्शन, ये ऑप्शन तो देखते ही हमने कट कर दिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो हमने ऐसे ही हटा दिया। कि यहां पर अब देखो यहां से क्या हटेगा, ब्रोमीन हटने के बाद जो आयोडीन होगा ठीक इसके पीछे से अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन मतलब कुछ इसका इस साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है, H मतलब इस साइड का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार होगा, H होगा और फिर I होगा और फिर H होगा, इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इस वाले में भी नहीं है, और इसमें दिख रहा है हमको HI और इस तरीके से, और इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, इस वाले कंपाउंड में देखें तो हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर Cl और HI दिख रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। आपको एक बार क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना था कि Cl है और ब्रोमीन है, तो आपको पता है ब्रोमीन पहले छोड़कर जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है क्लोरीन की तुलना में इजिली लिविंग ग्रुप है, वो ग्रुप को इजिली लीव कर सकता है, तो ब्रोमीन तो चला गया। इसका मतलब ऑप्शन वो तो कतई नहीं होगा जिसमें ब्रोमीन ऑलरेडी लगा और क्लोरीन ना लगा हो। तो पहला ऑप्शन तो कुछ इसी प्रकार का, वहां पर ब्रोमीन लगी और क्लोरीन नहीं लगी, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही हमने हटा दिया कि ये नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये SN2 रिएक्शन है तो इसमें कंपाउंड कैसा होगा, हमेशा इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ब्रोमीन जब हटेगा तो आयोडीन ठीक इसके पीछे से अटैक करेगा, तो इस साइड का देखो कंपाउंड क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन की जगह H आएगा, तो इधर इस साइड का कंपाउंड हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर HHIH, HHIH,
और बी वाले ऑप्शन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सारे एच एक ही साथ लगे हुए हैं और इधर भी ऐसा नहीं है। इधर देख लो या चाहे इधर से देख लो, क्योंकि इधर तो ड्यूटेरियम लग गया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड गिव द स्लोवेस्ट SN2 रिएक्शन। आपको ये पूछ रहा है, आपके पास ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए कि जो SN2 रिएक्शन हो वो स्लोवेस्ट दिखाए, सबसे स्लो दिखाए, फास्ट ना दिखाए। आपको पता है अगर मिथिल ग्रुप होगा तो सबसे ज़्यादा फास्ट दिखाएगा, अगर प्राइमरी होगा तो उससे थोड़ा कम फास्ट, सेकेंडरी होगा और कम फास्ट, टर्सरी होगा तो बहुत ही स्लो दिखाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पहली बात तो कोई ऐसा कंपाउंड उठाना है जो सेकेंडरी और टर्सरी की कैटेगरी में आ रहा हो, क्योंकि क्लोरीन तो सब में लगा हुआ है, तो यहाँ पर इजीली लिविंग ग्रुप की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आने वाला। ठीक, अब देखो हमने ये पहले ही जज कर लिया कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो एथिल ग्रुप है, प्राइमरी की कैटेगरी का है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? अब आपके पास ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ एक ही कार्बन से, ये भी लगभग का प्राइमरी कंपाउंड है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब सी वाले को देखो, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बनों से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड टर्सरी की कैटेगरी में आएगा और ये वाला कंपाउंड सेकेंडरी की कैटेगरी में आएगा। अब सबसे स्लो दोनों में से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हेलो एल्केन की, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, उन अपक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें।